हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज ऑब्जेक्टिव महासंग्राम का 5वां भाग लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव महासंग्राम की 4 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ये 5वां भाग है। यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको ऑब्जेक्टिव महासंग्राम शुरू करते हैं। आप लोग भी जल्दी से लाइव आएं, इसे जुड़ें और 5 सेकंड में आंसर दें और अपने आप को जांचें कि आप कितने पानी में हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है कि फास्फोरस मिट्टी में किस रूप में रहता है? फास्फोरस मिट्टी में किस रूप में रहता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है, फास्फोरस ऑक्साइड के रूप में रहता है, फास्फोरस सल्फाइड के रूप में रहता है, फास्फोरिक एसिड के रूप में रहता है। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए, नहीं बता पाए, हम बताते हैं। फास्फोरस मिट्टी में जो है वह ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है। फास्फोरस जो है वह मिट्टी में ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है, अर्थात इसका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक होता है? यह है 4 ऑप्शन है आपके। चरमावस्था, अग्रगामी अवस्था, परिवर्ती अवस्था और कोई नहीं। तो किसी भी नए जगह पर सबसे पहले जो पौधा आता है उसको अग्रगामी कहते हैं और जो सबसे अंत में होता है वह वन होता है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? वन होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन है किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपका। प्रधान समुदाय, परिवर्ती समुदाय, अग्रगामी समुदाय और कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपका कि किसी स्थान पर सबसे पहले जो समुदाय आता है उसको पायोनियर, उसको क्या कहते हैं? पायोनियर। हिंदी में उसको अग्रगामी कहते हैं, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? अग्रगामी। चलिए आगे चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है आपका किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या अपघटक, कोई नहीं। तो किसी भी आहार श्रृंखला सबसे फर्स्ट जीव जो होता है वह पौधा होता है और पौधा जो होता है इसे क्या होता है? उत्पादक होता है, अर्थात इसका आंसर होगा उत्पादक। चलिए 5वां क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड होता है। ऑप्शन ए सदैव उल्टा। ऑप्शन बी सदैव सीधा। ऑप्शन सी उल्टा और सीधा दोनों। उल्टा और सीधा दोनों। और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए कि ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा हमेशा अगले कोशीय स्तर में मात्र 10% जाता है। अगर 100% ऊर्जा है यहां तो अगले कोशीय स्तर में 10% जाएगा, अगले कोशीय स्तर में 1% जाएगा, अगले कोशीय स्तर में 0.1% जाएगा, अर्थात हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, यानी सदैव क्या होगा? सीधा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए छठा है, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से
अपघटक को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि पारिस्थितिक तंत्र में से जीवाणु, विषाणु, ये भी जो है कवक, सूक्ष्म जीव को नष्ट कर दिया जाए, ये अपघटक हैं, तो क्या होगा? तो इसके बाद क्या होगा कि बॉडी सड़ेगा ही नहीं, उसका अपघटन नहीं होगा। तो इसका अपघटन नहीं होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, खनिज का प्रवाह रुक जाएगा, अपघटन की दर बढ़ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगा। 4 ऑप्शन है, बताइए। हम बताते हैं कि यदि बॉडी सड़ेगा ही नहीं तो हर पदार्थ वहीं पर रुक जाएगा, अर्थात क्या होगा, खनिज का प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसका आंसर होगा खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड होता है। नंबर 1 सीधा होता है, दूसरा उल्टा होता है, तीसरा तिरछा होता है और चौथा अनियमित होता है। तो घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र देख रहे हैं, तो घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड, तो घास की संख्या ज्यादा होता है, उसमें शाकाहारी की संख्या कम होता है, मांसाहारी की कम होता है, उच्च श्रेणी के मांसाहारी का कम होता है। ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर जाते हैं तो इसकी संख्या क्या होती जाती है? कमती जाती है। तो इस प्रकार यह पिरामिड कैसा होगा? सीधा होगा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? सीधा होगा। अगला है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है आपका ओडम, ऑप्शन बी है आपका टेंसले, ऑप्शन सी है आपका रीटर और ऑप्शन डी है आपका हैकन। चलिए 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए आप लोग कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? टेंसले साहब ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था और परिभाषा दिए थे। तो जल्दी से आप इसे उतारिए, हम 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है कि जैव विविधता में सम्मिलित है। आपका ऑप्शन है जमीनीय, जलीय, पारिस्थितिक तंत्र, सभी। यानी जैव विविधता में क्या क्या सम्मिलित है? जमीनीय यानी जमीन, जलीय माने जल, पारिस्थितिक तंत्र जहां जीव जंतु रहते हैं और निर्जीव से प्रभावित होते हैं, ये सभी। यानी सबको हम एक साथ क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यानी जैव विविधता में सब सम्मिलित है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? सभी। चलिए 10वां क्वेश्चन है आपका, भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कौन है? पहला पूर्वी हिमालय, ऑप्शन डी भारत का पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट, सी अमेजन का वर्षा वन, वर्षा वन,
और ऑप्शन डी पश्चिमी हिमालय। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है। भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? चार ऑप्शन है आपका। पूर्वी हिमालय, भारत का पश्चिमी घाट, अमेजन का वर्षा वन, पश्चिमी हिमालय। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से ऑप्शन के साथ आंसर दीजिए। इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर होगा अमेजन का वर्षा वन। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, यानी सबसे अधिक जैव विविधता जो है यही पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10वां 11। पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है? पारिस्थितिकता में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए अल्फा विविधता, ऑप्शन बी बीटा विविधता, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कोई नहीं, सभी। बताइए पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है? पारिस्थितिक विविधता को 3 क्लास में डिवाइड किया है, अल्फा, बीटा और गामा। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? सभी, यानी सब पारिस्थितिक विविधता का ही भाग है, यानी इसका आंसर क्या होगा? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उभयचर की संख्या ज्यादा है? उभयचरियों की संख्या ज्यादा है। ऑप्शन ए में है मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन डी पूर्वी घाट में। तो चलिए बताइए कि उभयचर की संख्या सबसे ज्यादा कहां है? 4 ऑप्शन है आपका, मैदानी क्षेत्र में, रेगिस्तान में, पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में। जल्दी ऑप्शन के साथ आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में उभयचर की संख्या क्या है? सबसे ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आम की लगभग कितनी स्पीसीज? आम की लगभग कितनी प्रजाति स्पीसीज भारतवर्ष में मिलता है? भारतवर्ष में मिलती है। ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 500 और ऑप्शन डी है 1000 से अधिक। जल्दी बताइए, आम की भारत में कितनी प्रजाति है? आम की भारतवर्ष में लगभग 1000 प्रजाति, यानी 1000 से अधिक प्रजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब
जैव विविधता क्या होता है, माने क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है बढ़ता है, बढ़ती है। ऑप्शन बी घटती है। ऑप्शन सी स्थिर रहती है। और ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए आपका ऑप्शन जल्दी से बताइए कि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता में क्या परिवर्तन होगा? 5 सेकंड का टाइम है। चलिए हम बताते हैं। जैव विविधता क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। इनमें कौन विलुप्त हो गए हैं? इनमें कौन विलुप्त हो गए हैं? ऑप्शन ए है डोडो। ऑप्शन बी है स्टीलर्स काउ, स्टीलर्स सी काउ। ऑप्शन सी है थाईलैसीन। ऑप्शन डी है कोई नहीं, कोई नहीं। जल्दी बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। बताइए इनमें से कौन प्राणी जो है विलुप्त हो चुका है? चलिए मैं बताता हूं। इसमें से तीनों विलुप्त हो चुका है, अर्थात इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इसका ऑप्शन होगा इसमें से सभी। ये जो है डोडो जो है मॉरिशस की प्रजाति है जो विलुप्त हो चुका है। डोडो ये मॉरिशस की प्रजाति है। और स्टीलर्स का सी काउ जो है यह रूस की प्रजाति है, यह विलुप्त हो चुकी है। और थाईलैसीन जो है ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है, यह भी विलुप्त हो चुकी है। अर्थात इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इसमें से सभी क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए है 1972। ऑप्शन बी है 1992। ऑप्शन सी है 1998। और ऑप्शन डी है 2005। तो जल्दी बताइए कि पृथ्वी सम्मेलन जो है कब आयोजन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में आयोजन किया गया था। 1992, जिसमें करीब विश्व के 141 देशों ने भाग लिया था। चलिए ये इसका आंसर होगा 1992। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में किसे सम्मिलित किया गया है, या किसे कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन है विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दूसरा दुर्लभ पौधों की सूची, तीसरा आपत्तिग्रस्त पौधों की सूची, और चौथा इनमें से सभी। तो आप बताएंगे कि रेड डाटा बुक में किसे सम्मिलित किया गया है, यानी रेड डाटा बुक में जो खत्म हो चुके हैं या खत्म होने के कगार पर है, यानी विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये इसमें से सभी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसमें से सभी। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं भारत में हॉट स्पॉट? तो आपका ऑप्शन है केवल पूर्वी हिमालय, केवल पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, और चौथा राजस्थान के रेगिस्तान। तो याद रखेंगे कि पूरे विश्व में 34 हॉट स्पॉट है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, तो 34 है। उसमें से भारत में 2 हॉट स्पॉट है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इसका आंसर होगा पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट।
भारतीय उपमहाद्वीप में 3 हॉट स्पॉट है। एक इंडो म्यांमार में है हॉट स्पॉट, तो यानी भारतीय उपमहाद्वीप में 3 हॉट स्पॉट है। भारत में 2 हॉट स्पॉट है, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। तीसरा इंडो म्यांमार है। और पूरे विश्व में 34 हॉट स्पॉट है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। ऑप्शन ए है जंतुदान, ऑप्शन बी है वानस्पतिक उद्यान, ऑप्शन सी है जीव सफारी पार्क, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है। तो स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है कि किसी भी जीव को उसके स्थान पर ही सुरक्षा प्रदान करना। तो जंतुदान, जिसमें जंतुओं को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। वानस्पतिक उद्यान, जिसमें पौधों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। और जीव सफारी, इसमें भी जंतु को और पौधों को सुरक्षा किया जाता है, अर्थात इसमें इसका आंसर होगा सभी। चलिए 21वां क्वेश्चन है। जब संकटोत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर रखकर देखभाल की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका स्वस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन बी है बाह्य स्थानीय, ऑप्शन सी है क्रायो प्रिजर्वेशन, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। जब किसी जीव को वहां से उसके घर से हटा करके किसी दूसरे जगह रखा जाता है, वहां पर उसके भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, देख रेख की व्यवस्था की जाती है, तो उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। और जब किसी जीव को उसके घर में ही वहीं पर सुरक्षा प्रदान किया जाता है तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। बाईस है अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक है। मुख्य कारक है, ऑप्शन ए है CO एंड CO2, ऑप्शन बी है N2 एंड NO3, ऑप्शन सी है CO2 एंड NO2, ऑप्शन डी है NO2 एंड SO2।
तो अम्ल वर्षा के लिए सबसे अधिक कौन सा गैस कारक है? तो सबसे अधिक जो है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा में निकलती है, गिरती है। तो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों आवश्यक है। अर्थात ये दोनों गैस जो है सबसे अधिक हानि पहुंचाता है अम्ल वर्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 23 नंबर क्वेश्चन। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, ऑप्शन ए जंतु पल्लवक, ऑप्शन बी मछलियां, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी सभी, यानी इनमें से सभी। तो बताइए कि वाहित मल जल को शुद्ध क्यों कहते हैं? पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं कि वाहित मल जल को शुद्ध जो है वह जीवाणु करता है, यानी जिसका ऑप्शन जीवाणु है, जिनका आंसर वो सही है। चलिए अगला है फ्लोराइड की सांद्रता। फ्लोराइड की सांद्रता के वायुमंडल में बढ़ने से होता है। ऑप्शन ए है क्लोरोसिस, ऑप्शन बी है नेक्रोसिस, ऑप्शन सी है फ्लोरोसिस, ऑप्शन डी है सभी। तो बताइए कि आप लोग कि फ्लोराइड की सांद्रता बढ़ने से कौन सा डिजीज होता है? क्लोरोसिस भी होता है, नेक्रोसिस भी होता है और फ्लोरोसिस भी होता है, तीनों होता है। ऐसा मत समझिए फ्लोराइड से केवल फ्लोरोसिस ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा स्थित ताजमहल को किस गैस से सबसे अधिक खतरा है? तो ताजमहल को ध्यान में रखेंगे कि ताजमहल को जो है अम्ल वर्षा से खतरा है। तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? NO2 और SO2, यानी याद रखिएगा, यानी इसमें से देखिए NO2 और SO2 ये दोनों होगा, इसका आंसर दोनों होगा। अगर यहां पर सभी रहे तो सभी नहीं मरेंगे, इसका आंसर होगा, उत्तर में देंगे बी एंड सी, यानी SO2 और NO2 दोनों गैस जो है सो ताजमहल के लिए खतरा है। दोनों अम्ल वर्षा का निर्माण करता है और अम्ल वर्षा से ताजमहल की सुंदरता दिनों दिन पीली होती जाती है। तो चलिए इसको उतारिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यह किस प्रकार का प्रदूषक है? ऑप्शन है आपका प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, जल प्रदूषक और ध्वनि प्रदूषक। तो बताइए कि पैन जो है से किस प्रकार का प्रदूषक है? चलिए बताते हैं हम। पैन जो है वह द्वितीय प्रदूषक है। पैन क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है आपका भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुई थी? ऑप्शन ए है पैन के हिसाब से, ऑप्शन बी है स्मॉग के हिसाब से और ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनेट के हिसाब से और ऑप्शन डी है SO2 के हिसाब से।
तो बताइए कि भोपाल गैस त्रासदी जो है से किस गैस के हिसाब से हुई थी? भोपाल गैस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, इसके साथ एक और गैस था COCl2 फॉस्जीन नामक विषैली गैस। ये दोनों गैस का रिसाव हुआ था, बराबर पूछता है। MIC और COCl2 ये दोनों गैस के रिसाव से हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। ये कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। चलिए आगे है 28वां क्वेश्चन है कि मनुष्य जो है कितने तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है? ऑप्शन है आपका 25 से 30 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 120 से 130 डेसिबल, 140 से 150 डेसिबल। तो मनुष्य 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि ही सहन कर सकता है। इससे अधिक होने पर कानों में दर्द होने लगता है, 50 से ऊपर होने पर सर में चक्कर आने लगता है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? 25 से 30 डेसिबल। 29वां क्वेश्चन है कि अधिक दिनों तक अधिक समय तक बार बार विकिरण के प्रभाव से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, रक्त कैंसर होता है, फ्लोरोसिस होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सूर्य के प्रकाश में यूवी रे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है जिससे त्वचा कैंसर होता है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? त्वचा कैंसर। चलिए 30वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जलाशय में सुपोषण के लिए प्रभावशाली है। क्या है प्रभावशाली? तो अकार्बनिक फॉस्फेट, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल और जीवाणु। तो सुपोषण के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली जो है वह है अकार्बनिक फॉस्फेट। अकार्बनिक फॉस्फेट अगर उसमें मिलाया जाए तो वह सुपोषण होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। आप लोग इसे याद करें, इसे दोहराएं। फिर मिलते हैं प्रत्येक शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे। बाय बाय। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।